हमारे देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुने गए सम्मानित नेता माननीय यशवंत सिन्हा जी मंच पर उपस्थित टीआरएस पार्टी के लोकसभा के नेता श्री नामा नागेश्वरराव जी, राष्ट्रपति चुनाव के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी उसकी चेयरमैन भूतपूर्व पार्लियामेंट मेंबर श्री सुधींद्र कुलकर्णी जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय पार्लियामेंट के सदस्य, तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य और हमारे तेलंगाना विधानसभा के विधायक भाइयों बहनों, मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। राजेश्वर रेड्डी के बाद फिर एक बार मैं यशवंत सिन्हा जी का हृदय से तेलंगाना जनता के ओर से, तेलंगाना सरकार के ओर से, हम तमाम के ओर से स्वागत करते हैं इस ऐतिहासिक हैदराबाद शहर में। यशवंत सिन्हा जी एक अच्छे सच्चे टॉल पर्सनालिटी है। उन्होंने अपने करियर एडवोकेट के रूप में स्टार्ट की है, बाद में वो आईएएस अधिकारी भी बने, अधिकारी के रूप में भी कई सेवाएं देश को उपलब्ध कराए। उसके बाद राजनीति में आए और सम्मानित रूप से एक बार वो वित्त मंत्री थे देश के और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उसके बाद उनके जो इनसाइट्स थे, जो मंत्रालय वो संभाल रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पेरिस में उनको पुरस्कार दिया गया, उनको सम्मानित भी किया गया। ऐसे एक नेता को आज स्वागत करने में हम फख्र महसूस करते हैं। आज हम भाग्यशाली है कि एक अच्छे नेता को अच्छे ढंग से हमने राष्ट्रपति पद के लिए चुना है और आज हैदराबाद में जब वो आए, हम बड़ी अच्छी तादाद में उनके स्वागत भी किए हैं। इस चीज को लेकर देश के सारे पार्लियामेंटेरियंस को मैं एक अपील करना चाहूंगा। भारत में हमारे लोकतंत्र है, वी हैव ए डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस इन इंडिया। इससे पहले जब वीवी गिरी साहब राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़ रहे थे, उस समय हिंदुस्तान में एक नारा चला कि भाई आत्म प्रबोध से वोट दीजिए, और उसी के अनुसार वीवी गिरी जी का भी जीत हुआ। यह हमारे देश के इतिहास में है। आज मैं सारे भारत के पार्लियामेंटेरियंस को, जितने भी पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, विधायक हैं, जो भी इस चुनाव के लिए, राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट देने के लायक है, उन सारे भाइयों से बहनों से मैं अपील करता हूं, तुलना करके देखिए दोनों कैंडिडेट के बीच में और आपके आत्मा के अनुसार, आत्मा प्रबोध के अनुसार यशवंत सिन्हा जी का तायीद कीजिए। यशवंत जी, मैं दो चार शब्द जरूर कहना चाहूंगा।
आशा करते हैं कि आप जीत जाए और देश का मान्यता बढ़े, देश का मान मर्यादा बढ़े। आप जैसे पर्सनालिटी जीतती है, व्यक्तिगत तौर पर आपका तो पर्सनालिटी बढ़ेगा ही, लेकिन देश का मान मर्यादा और बढ़ेगा। लेकिन क्या हो रहा है इस देश में? आज जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। जो कुछ भी किया जा रहा है गलत किया जा रहा है। ऐसे स्थिति में देश को खामोश नहीं रहना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए, सबको एकत्रित होना चाहिए और एक परिवर्तन ऐसा वैसा नहीं, एक उच्च गुणवत्ता वाली परिवर्तन। वी नीड टू ब्रिंग इन ए क्वालिटेटिव चेंज इन इंडियन पॉलिटिक्स। इट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द नेशन टुडे। आज के हमारे जो प्रधानमंत्री है वो आज हैदराबाद आने वाले हैं, 2 दिन के लिए यहां रहने वाले हैं। गला फाड़ फाड़ के हमारे खिलाफ बोलने वाले हैं। कोई बात नहीं, लोकतंत्र है, जो जिसके समझ में आए बोले, जो जिसको कहना है कहे। यही हमारा लोकतंत्र का मान्यता है। हम इतना ही कहना चाहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस प्रकार से आप विपक्षी दलों के नेताओं पे गला फाड़ फाड़ के गलत आरोप लगाते हैं, उसी प्रकार से जो संबोधित करने वाले हैदराबाद सभा को, उसमें हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये मांग आज आपसे देश कर रहा है। प्रधानमंत्री जी, जब आप पहली बार चुने गए थे, जनता के साथ कई आश्वासन दिए थे, कई प्रॉमिसेस किए थे। एक भी, कम से कम एक भी आपका किया हुआ वादा पूरा हुआ क्या? हम जानना चाहेंगे। तो किया है तो किस वादा आपने पूरा किया? एक भी, कम से कम एक भी टार्च लाइट डाल के भी ढूंढो तो नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं, सारे देश कह रहा है। आप समझते हैं आपसे बड़ा बुद्धिशाली कोई है ही नहीं। ठीक बात है। किसानों के बारे में, जो हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा है, देश के अन्नदाता है, आपने कह दिया कि किसान का इनकम डबल करेंगे। डबल तो हुआ ही नहीं, खर्चा डबल हुआ जरूर। आपने जिस प्रकार से डीजल बढ़ा दिए, पेट्रोल बढ़ा दिए, बिजली का कीमत बढ़ा दिए, खाद का कीमत बढ़ा दिए, उससे इन्वेस्टमेंट डबल जरूर हो गया है। भले ही मैं हैदराबाद से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के हर किसान ये बात जानता है, वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। और आपने जिस प्रकार से 3 बिल लाए हैं खेती किसानी को लेकर के, 13 महीने इस देश में किसानों ने आंदोलन किया आपके सरकार के खिलाफ, आपके नीतियों के खिलाफ। आप किस प्रकार के गंदे गंदे आरोप हमारे अन्नदाताओं पर लगा रहे थे। आपने तो उनको उग्रवादी कह दिया, खालिस्तानी कह दिया, जो आपके मन में आए मनमानी कह दिए। आपके मंत्रियों ने आंदोलनकारियों पे जीप चढ़ाए, कार चढ़ाए, मार दिए, हत्या भी किए। और उस दौरान 700 किसान वीर गति पाए। आंदोलन लड़ते लड़ते 700 किसान का मृत्यु हुआ। आपको इस चीज का एहसास ही नहीं है।
कोई दया नहीं है? क्या ये सच नहीं कि 700 किसान मारे गए? यहां से मैंने ऐलान किया था, यशवंत जी, आंदोलन के दौरान जिन किसान भाइयों ने अपनी जान गंवाई है, उनको तो हम लौटा नहीं सकते, लेकिन उन परिवारों के देखभाल के लिए तेलंगाना सरकार की ओर से हमने 3-3 लाख रुपए हर घर में देने का घोषणा किया। और हाल ही में मैंने पंजाब सरकार के सहयोग से चंडीगढ़ तक जाके वहां किसानों के हाथ वो चेक दे दिए। इसके भी हमारे प्रधानमंत्री, हमारे भाजपा के नेता मजाक उड़ा रहे थे, आप तो देते ही नहीं। कम से कम जो देने वाले हैं उनका मजाक भी उड़ाते हैं, ये आपका राज है, ये आपका नीति है। इस प्रकार का सरकार आप चला रहे हैं इस देश में। दोस्तों, ये सोचने की बात है, जिस प्रकार के बातें माननीय प्रधानमंत्री कह रहे थे, माननीय कृषि मंत्री कह रहे थे, भाजपा के वरिष्ठ नेता लोग कह रहे थे, किसानों का जिस प्रकार अपमानित कर रहे थे, आखिरकार हुआ क्या? अगर आप सही थे, अगर आपके बनाए हुए कानून सही थे, आखिर हुआ क्या? सारा देश के सामने आपको सर झुका के किसानों को माफी मांगना पड़ा। आपने माफी मांगा? ये तो प्रधानमंत्री का आदत है। चुनाव के वक्त है मीठी मीठी बातें, चुनाव गुजर गया तो झूठी झूठी बातें। ये देश देख रहा है, देश महसूस कर रहा है। अगर आप सही थे तो फिर किसानों को क्यों माफी मांगा? आपके बनाए हुए कानून क्यों वापस लिए? और उसके बाद में किसानों को जो आश्वासन आप दिए थे, क्या हुआ? आज तक कोई बात ही नहीं है। किसान आपको कोई सोना हीरा थोड़ी मांग रहा है। किसान, देश के किसान, किसान अपने उगाए हुए पैदावारी का मोल मांग रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं, एक इज्जतदार जिंदगी मांग रहे हैं। जिस प्रकार से आप पूंजीपतियों का एनपीएस का कर्जा उतारते हो लाखों करोड़ देके, वो नहीं मांग रहे किसान। किसान मांग रहे तो अपने हक मांग रहे, अपने पैदावारी का दाम मांग रहे, वो भी देने का क्षमता आपके पास नहीं है। आप आवाज ऊंचा करके, बात करके, जो मन में आए कह के आप कहते जाओ, आगे ये नहीं चलने वाला है इस देश में। किसी भी एक वायदा, किसी भी एक प्रॉमिस आपने फुलफिल नहीं किया। आप जो अपने आप का तारीफ करते हो, हर चीज में देश का मान मर्यादा खत्म होते जा रहा है। आपका तानाशाही दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, जो देश के लिए खतरा है। मैं इसीलिए सबसे हमेशा कहते आ रहा हूं और आगे कहेंगे भी कि राजनीतिक परिवर्तन से इस देश में कुछ बदलने वाला नहीं है, कुछ बदलाव होने वाला भी नहीं है। राजनीतिक परिवर्तन होगा, जरूर होगा, कोई परमानेंट नहीं है। मोदी जी से पहले भी कई प्रधानमंत्री बने। तो जनता जिसको मौका देता है सेवा करने का, करके अपने रोल निभा के चले जाते हैं। मोदी जी, मुझे लगता है कि एक भ्रम में है कि हम ही परमानेंट है। कोई परमानेंट नहीं है, ये अननेचुरल है। इस देश में लोकतंत्र है, इसलिए परिवर्तन कभी भी संभव है, असंभव नहीं है। क्या चला रहे हैं आप? देश में क्या हो रहा है?
किस प्रकार का नीतियां अपनाया जा रहा है। हर हालत से हिंदुस्तान बेहाल होते जा रहा है। किसान परेशान, बेरोजगार नौजवान परेशान, उद्योगपति परेशान, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, प्राइस राइज हो रहा है एसेंशियल कमोडिटीज का। आपका एडमिनिस्ट्रेशन का गुणवत्ता क्या है, क्या नतीजा मिला है इस देश को। ग्रॉस मिसयूज ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ग्रॉस मिसयूज दिन ब दिन देखने को मिलता है इस देश में। आप हावी है, आप प्रहार कर रहे हैं। जो आपके विरोध में बोलता है उनको सताया जाता है। लोकतंत्र का खात्मा कर रहे हैं आप, लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं। राज्यों के सरकार को गिराने में आप व्यस्त है। अब तक नौ सरकारें आपने गिराई है, यह आपके रिकॉर्ड में है। इसका नतीजा क्या हो रहा है। किसी भी तरफ देखो बेहाल हिंदुस्तान। किसान परेशान, जवान परेशान, नौजवान बेरोजगार परेशान, उद्योगपति परेशान। कौन खुश है आपके सरकार से, सिवाय आपके भाषणबाजी के, सिवाय आपके झूठे प्रचार के, आपके अखबारी विज्ञापन से कौन खुश है। हकीकत जानने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे मांग करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, भाइयों मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी जी 15वां प्रधानमंत्री है इस देश का। ही इज द 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनसे पहले 14 प्रधानमंत्री और बने थे। किसी के कालखंड में भी, किसी के भी कालखंड में देश का मान मर्यादा इतना नहीं गिरा जितना आपके कालखंड में गिर रहा है। प्रधानमंत्री जी आपके नारा है भाषण शुरू करने से पहले भारत माता की जय। अगर आपके नारा में सही दम है, आपके रगों में बहता हुआ खून में एक बूंद में भी ईमानदारी है, सच्चाई है, तो एक बात मैं सवाल कर रहा हूं, उसका उत्तर दीजिए। कल के सभा में देश के सामने बताइए कि आपके खिलाफ किस प्रकार का जन आंदोलन चल रहा है श्रीलंका देश में, क्यों चल रहा है। आपने श्रीलंका जाके प्रधानमंत्री का रोल नहीं निभाया, बल्कि एक छोटा सा व्यापारी का सेल्समैन बन गए थे आप, देश का अपमान किए। नतीजा श्रीलंका का जनता टूट पड़ी है श्रीलंका के रोडों पे। यह शोभा देता है हमारे देश को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को सर झुकाना पड़ रहा है आपके कारनामों की वजह से। क्या यह सच नहीं है। आपके मंत्री लोग, आपके प्रवक्ता लोग, आप खुद भी गला फाड़ फाड़ के बड़े ऊंचे आवाज में बोलते हो, क्यों चुप्पी साधे हुए हैं श्रीलंका के मामले में। कोई सरकारी प्रवक्ता अपना मुंह क्यों नहीं खोल रहा है, और आप अपने आप में खुद में क्यों नहीं बोल रहे इस बात में, क्यों चुप्पी साधे हुए हो, क्या वजह है इसके। और इससे बड़ी चीज क्या हो सकता है। श्रीलंका पार्लियामेंट कमेटी के सामने श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन बयान दिया दुनिया के सामने खुलेआम कि भारत के प्रधानमंत्री के दबाव के कारण हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किसी हिंदुस्तानी व्यापारी को दिया। ये क्या देश का इज्जत बढ़ाएगा। किसी भी आपसे पहले आए हुए बने हुए किसी भी प्रधानमंत्री जी के कालखंड में ऐसे आरोप भारत पे नहीं लगे।
भले ही आप खामोश हो, हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम जरूर लड़ते रहेंगे। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी नरेंद्र मोदी से कोई लेना देना कुछ नहीं है। आपके जो पॉलिसीज है, जो किसान विरोधी, जनता विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, तानाशाही पॉलिसीज जो है, जिस प्रकार का जुल्म, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग आप कर रहे हैं, उसके विरोध में हम बात करेंगे। पॉलिसीज पे हम बात कर रहे हैं। अगर आप ईमानदार है, सच्चे हैं, तो कल के पब्लिक मीटिंग में हैदराबाद से ही भारत के जनता को उत्तर दीजिए। बताइए साफ साफ क्या हुआ श्रीलंका में, यह हम आपसे पूछ रहे हैं। वरना हम आपको दोषी मानेंगे, बिल्कुल दोष देंगे आपको। आपका और एक नारा था जब आप प्रधानमंत्री बने थे, मेक इन इंडिया। मैं पूछ रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, कुछ नतीजा मिला इसका? आपके डर से, आपके रवैया से, आपके नीतियों से पूंजीपति अपने निवेश को वापस लेकर देश से भाग रहे हैं। भूतपूर्व केंद्रीय सरकारों के गलत से पहले हमारे देश से बहुत सारा ब्रेन ड्रेन हुआ। अब आपके कालखंड में आज निवेश का ड्रेन हो रहा है। लाखों करोड़ विथड्रा करके विदेशों में जा रहे हैं। मेक इन इंडिया में लोग नहीं आए, मेक इन इंडिया में कुछ नहीं हुआ। ये तो झूठ था, बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ। हुआ ही क्या है? कल के भाषण में बताइए क्या हुआ मेक इन इंडिया से? कुछ आया देश में या कुछ गया? कितने भारी उद्योग चले गए, कितने श्रमिक रोडों पे आ रहे हैं आपके गलत नीतियों के कारण से। तुलना कीजिए। अगर आपके पास बुद्धि की कमी है तो सीख सकते हैं। हमारे बगल में हिमालय के उस पार रहने वाले चाइना में क्या हुआ? वहां बातें कम, काम ज्यादा, अच्छा नतीजा। यहां हमारे पास बातें ज्यादा, काम कुछ नहीं, गलत नतीजा। मेक इन इंडिया को लेके चाइना में किस प्रकार का क्रांति आया, कितने उद्योग आया, कितने निवेश आए। माओ साहब के दौर तक चाइना गरीब से गरीब था, उनका जीडीपी हमसे कम था। आज 16 ट्रिलियन इकोनॉमी से, $16 ट्रिलियन इकोनॉमी से चाइना है। आपने देश का मजाक उड़ा दिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ख्वाब दिखा के। 5 ट्रिलियन ही मजाक था। अपने आप में हासिल होने वाला प्रगति को आपने आपका प्रचार कर लिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का। खैर ठीक है, वो 5 ट्रिलियन में भी पहुंचेंगे हम लोग। आज कहां पे है हम लोग? हमारे से बुरा हाल रखने वाला चाइना, हमारे से कम जीडीपी रखने वाला चाइना, हमारे से कम कल्टीवेबल एरिएबल लैंड रखने वाला चाइना आज कहां है? 16 ट्रिलियन इकोनॉमी से आज हम कहां हैं? $3.1 ट्रिलियन पे है हम लोग आज। इसी रफ्तार से अगर हम चले, आपके बताए हुए 5 ट्रिलियन पे भी पहुंच पाएगा हिंदुस्तान? कभी नहीं, यह असंभव है। आपके कालखंड में तो देश में हर चीज गिर गया। जीडीपी क्रैश, ये मेरा नहीं, सरकारी फिगर से इन्फ्लेशन बढ़ता, जीडीपी गिरता, प्राइस राइज तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते।
फिर किस चीज के आप कंट्रोल कर पा रहे? लाखों करोड़ों श्रमिक जो उद्योगों में काम करके के अपने जीवन बिताते, वो बेहाल है, परेशान है, मजबूर है, आंदोलन कर रहे हैं, और आप उसका अपमान करने में व्यस्त है। मोदी जी, मैं एक बात पूछता हूं, 100 साल के लिए, 100 साल के लिए उपयोग करने के लिए हमारे देश में भगवान हो या प्रकृति हो, दिया हुआ संपत्ति है कोयला। 100 साल के लिए। और भी जियोलॉजिकल सर्वे से और भी निकल रहा है, हर साल 5 मिलियन टन से लेकर 5,000 मिलियन टन से लेकर 10,000 मिलियन टन का कोयला निकालता है जब सर्वे करते हैं। एक चीज बताइए, इतनी संपत्ति, इतने नेचुरल रिसोर्स हमारे पास रखते हुए आज विदेशों से आप कोयला क्यों मंगा रहे? दीजिए, कल उत्तर दीजिए, कल आपके भाषण में कहिए, ताकि देश जाने क्या मजबूरी है। आप मजबूर है आपके साहूकारों को हेल्प करने में। आप तो है मजबूर, राज्यों के सरकार पे दबाव डाल रहे, हुकुम पे हुकुम दिए जा रहे कि 10% इंपोर्टेड कोयला इस्तेमाल करो, वरना तुम्हारे कोल इंडिया से कोल सप्लाई बंद किया जाएगा। ये क्या दादागिरी है? जबरदस्ती है? ये लोकतंत्र का मान मर्यादा है? यशवंत जी, मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, हमने इनकार कर दिया। आप जो मर्जी कर लो, क्योंकि हमारा एक इतिहास है, कोल इंडिया के अलावा हिंदुस्तान में एक ही राज्य है जिसके पास एक कोयला खाना है, उसका नाम है सिंगरेनी कालरीज। हमने कहा हमारे खुद का कोयला है तो हम क्यों ले? हैरत की बात यह है, हिंदुस्तान का कोयला 4,000 के अंदर एक टन मिलता है। मोदी जी का जो कोयला है 25 से लेकर 30,000 का मिलता है, 4 गुना 5 गुना ज्यादा दाम देके, क्योंकि इनका दोस्त है एक साहूकार, वो इंपोर्ट करता है। इसीलिए मैं आपको टाइटल दे रहा हूं कि आप प्रधानमंत्री का काम नहीं कर रहे हो, आपके साहूकार दोस्तों का सेल्समैन बन के काम कर रहे हो। हां, बिल्कुल। हम आपका कोई व्यक्तिगत निंदा नहीं कर रही है, आपका जो कोयला इंपोर्ट पॉलिसी है उस पे हम आपको दोषी ठहरा रहे हैं। अगर आप दोषी नहीं है, आप सही है, तो कल उत्तर दीजिए। कल के आम सभा जो बड़े हिंदुस्तान के आपका सारा फौज उतार के आप आयोजित कर रहे हो, खुशी की बात है, कीजिए, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन उस सभा के दौरान जो आपका भाषण होगा, जो सवाल आज हम खड़े कर रहे हैं देश के जनता के तरफ से, इनका उत्तर हम आपसे चाह रहे हैं, क्लैरिफिकेशन हम चाह रहे हैं। अगर आप निर्दोष हो तो बताइए, देश के सामने रखिए। मेक इन इंडिया, नए उद्योग तो नहीं आए, जो ऑलरेडी है हमारे पास वो भाग रहे। फिएट कंपनी चला गया, फोर्ड कंपनी चला गया, जनरल मोटर्स चला गया, डॉटसन चला गया, यूनाइटेड मोटर्स चला गया, हार्ली डेविडसन चला गया। क्या ये सच नहीं है? यह है मेक इन इंडिया का नतीजा? ये तरीका है देश चलाने का? इन चीजों से देश का विकास होगा? विकास नहीं, सत्यानाश होगा। अगर ये माहौल ऐसे ही बने रहे, पूंजीपति अपने निवेश को विथड्रॉ करे, हमारे देश से इंडस्ट्री भाग रहा है, निवेश का ड्रेन हो रहा है, हम स्पेक्टेटर बने रहेंगे, देश का सर्वनाश होगा। बड़ा ही दुख होता है, हो क्या रहा है और प्रचार क्या किया जा रहा है।
ये कितनी गलत बात है। हमारे इतने विशाल देश है, विशाल जनता है, 140 करोड़ पे पहुंच रहा है हमारे पॉपुलेशन। इनके साथ जो आप खिलवाड़ा कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, ये देश के हित में अच्छा नहीं है, बिल्कुल गलत है। आपने एक भी बात निभाया क्या? आपने कह दिया काला धन वापस लाएंगे, आया क्या मोदी जी? अगर आया तो कहां आया? अरे आखिर हम जानना चाहते हैं कितना काला धन वापस आया भाई। सर झुक जाता है शर्म से। सरकारी आंकड़े बताते हैं कालाधन डबल हो गया, दुगना हो गया। कालाधन कंट्रोल नहीं हुआ लेकिन डबल हुआ। स्विस बैंक से पैसे नहीं आए, मोदी जी के कालखंड में दुगना हो गए, डबल हो गए। ये रिपोर्ट्स है, ये हमारे आरोप नहीं है, हकीकत है। ये सारे देश और दुनिया जानता है कि यही विकास है, यही आपका महान कार्यकर्ता है। एक भी वादा, कम से कम एक, भाइयों बहनों 2022 तक कोई आदमी, कोई कुटुंब ऐसा नहीं रहेगा कि जिसके पास मकान नहीं हो। दिया? हम तो 2022 में आ गए, मोदी जी अभी नहीं पहुंचे 2022 में। बड़ी अजीब बात है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, मोदी जी का एक पॉपुलर नारा, मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप तो इतना खा गए, इतना खिला रहे आपके शाहूकारों को, घोटाले लाखों करोड़ों में जा रहा है। हां पूरा है, रखेंगे हम भी देश के जनता के सामने सही वक्त में, बिल्कुल है। किस किस देश से, किस किस आपका व्यापारियों का आपने सेल्समैन बन के काम किया, उसके पीछे कितने बड़े बड़े घोटाले हैं, देश जान चुका है मोदी जी। आप डरा धमका के कितनों की आवाज दबाओगे, कितनों को रोकोगे? भ्रष्टाचार बढ़ गया देश में, घोटाले बढ़ गए, बैंक के लुटेरे बढ़ गए, एनपीएस का लेवल इस कद में बढ़ा। मोदी जी आपसे पहले नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट्स का जो गिनती है वो सिर्फ 4-5 लाख करोड़ में थे। आज एनपीएस का क्या दर है? 20 लाख करोड़। ये है विकास मोदी जी। इस तोहफा दिया आपने देश को, क्या ये भी गलत है? हम जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, आप ही के बताए हुए आंकड़े कह रहे हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं है। These figures are not mine. This figure has been given by the Honorable Finance Minister of India as an answer to the question in the Parliament. The rate of NPS in India today is about 18.6 lakh crores. पता नहीं उसके बाद में और कितने बड़े। This is the reply by the Honorable Finance Minister of India. यह आपके गतिशील विकासशील नीतियों का नतीजा है क्या? किस चीज का यह नतीजा है? आपके गलत कारनामों से, गलत उसूलों से, गलत फैसलों से देश का मान मर्यादा गिर रहा है, जीवन प्रमाण गिर रहा है, लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। ये सच है। 15 लाख देंगे, हर किसी के खाते में आ जाएंगे। 15 पैसे नहीं है, लोग इंतजार कर रहे हैं, कभी कह रहे मोदी जी हम तो आपको वोट देते रहेंगे 15 लाख जब तक हमारे खाते में नहीं है। आशा है कि आप देंगे, कभी गा रहे हैं आपके गुणगान। किसी भी वादा, उद्योगपतियों के साथ, छोटे उद्योगों के साथ आपने जो वायदा किया, एमएसएमई को 1 घंटे के अंदर लोन देंगे,
महीनों भर भी इंतजार करें नहीं मिलता, बस आपका वादा वादा रह गया। मोदी जी, आप जब रुपया गिर रहा था, जब माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, आप अपने गला फाड़ फाड़ के बोल रहे थे। आज रुपये का वैल्यू क्या है, मैं पूछ रहा हूं आपसे, कल उत्तर दीजिए। भारत के इतिहास में पहली बार सबसे नीचा वैल्यू किसी प्रधानमंत्री के समय में नहीं हुआ। ये भी आपको शोभा देता है प्रधानमंत्री जी? 79 रुपीस यूएस डॉलर के प्रति आज हमारा रुपये का वैल्यू है 79 रुपीस। अरे बाप रे, ये देश का हालत को बता रहे, आपका कितना महान एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका ये नतीजा है। आप ही कह रहे थे, मैं जानना चाहता हूं भाई, नेपाल का रुपया नहीं गिरता, बांग्लादेश का नहीं गिरता, सिर्फ भारत का ही क्यों गिरता? हम जानना चाह रहे हैं मोदी जी, आज भारत का ही रुपया क्यों गिरता? हम भी आज जानना चाह रहे हैं, देश जानना चाह रहे हैं। किसी प्रधानमंत्री के समय में इतना नीचे नहीं गया रुपये वैल्यू जितना आपके समय में जा रहा है। और फिर भी आप बोलते हैं आपका ढोल बजाओ। क्या ये सच्चाई नहीं है? अगर आप निर्दोष हो, इसका उत्तर दीजिए कल के सभा में, जनता को बताइए। हम खुलेआम पूछ रहे, न मकान दिए, न दुकान दिए, न वादा किया गया पैसे दिए, न नौकरी दिए। 2 लाख 2 करोड़ नौकरियां हर साल। अब हैरत की बात यह है, नया तो नहीं मिले, लेकिन जिस कदर आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, एलआईसी जैसे संस्था को भी बेच रहे, नवरत्ना को भी बेच रहे, लोगों को रोड पे लाया जा रहा है। नया तो नहीं मिले, लेकिन है जो मौजूदा है वो भी जा रहा है। ये मेरा बात नहीं, सारे देश ये बात जानता है। अब इतनी बड़ी लिस्ट है जो पढ़ के मुझे हमारे मधुसूदनाचार्य साहब ने लिख के दिया। मैंने बोला चारी साहब कुछ बांट दीजिए, यशवंत जी आ रहे हैं, सभा है। अब इसको पढ़ दूं तो और 2 घंटे लगेगा। पढ़ना चाहिए, बाद में पढ़ेंगे, बहुत समय है। मोदी जी, आपका कालखंड में इतनी खूब, एक भी काम आप कामयाब नहीं रहे, एक भी काम। आप अपने आप को रिव्यू कीजिए एक बार, मन से इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, क्या हो रहा है। गंगा जी को बहुत पवित्र मानते हैं हम लोग। गंगा जी का पानी पूजा पाठ में हम इस्तेमाल करते हैं, इतनी पवित्रता, इतनी मान्यता। गंगा जी में अपने बुजुर्गों का अस्थि निमज्जन करते हैं हम लोग। हां, इस बात में मोदी जी का एक बहुत बड़ा विकास इन्होंने किया है। पवित्र गंगा में इन्होंने अस्थि नहीं बल्कि मानव शरीर को ही बहा दिया। शव बहे, हजारों के तादाद में शव बहे। कोरोना कंट्रोल में पूरी तरह से आप फेल्यूर हो गए, लाखों लोगों का मृत्यु का आप कारण बने। सडनली जो ओवरनाइट आपने लॉकडाउन अनाउंस किया, आजादी के बाद द लार्जेस्ट ट्राउमा फेस्ड बाय द इंडियन पॉलिटी, यू मेड द पीपल, लैक्स ऑफ पीपल, क्रोर्स ऑफ पीपल टू वॉक ऑन द रोड्स। दुख होता है। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस कोरोना का समय में ये कर रहे थे, मैंने सुझाव दिया था, यशवंत जी, बड़ा दुख होता है। मैंने कहा भाई ट्रेन तो दे दो, कम से कम उनको भेज देते हैं, ट्रेन चालू करो।
शर्म की बात तो यह है, उतने गंभीर समस्या जनता फेस कर रही थी, दुखी थी जनता। मोदी जी कहता फ्री ट्रेन नहीं देंगे। यशवंत साहब, आप जिस राज्य से आते हैं वहां का भाई बंधु हमारे पास कई इलाकों में काम करते हैं। लाखों लोग बिहार से, झारखंड से, बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, तेलंगाना में काम करते हैं, कईयों फील्ड्स में। मैंने उन लोगों को आश्वासन दिया, भाई मोदी साहब नहीं दिए, लेकिन हम है, तेलंगाना राज्य के सरकार है, हम आप लोगों को तेलंगाना राज्य के विकास के प्रतिनिधि मानते हैं। आपके पसीना से, आपके मेहनत से तेलंगाना का प्रगति बढ़ती है, तो इसीलिए हमने हमारे लोगों के साथ उनको मुफ्त राशन दिया, दवाई दिया, फ्री ट्रेन 178 ट्रेन्स तेलंगाना सरकार के ओर से बुक करके वो घर पहुंचे तक उनको हर चीज, वाटर बॉटल्स के साथ, खाने के साथ, उनके जेब में 1-1 हजार रुपए देके हमने उसको विदा किया। ये है मोदी जी का नीति। देश के जनता के साथ केंद्र सरकार, देश के जनता के प्रति मोदी जी का ये प्रेम है। फ्री में ट्रेन भी अरेंज नहीं करते जब जनता दुखी है। करोड़ों जनता, एक दो नहीं, करोड़ों में। हर चीज, हर पॉलिसी देश को नष्ट कर रहा है। इंटरनेशनल इंडेक्सेस है, हर इंडेक्स में गिरावट, पहले से बुरा हाल, बद से बदहाल, बद से बदतर होते जा रहे हैं। ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में हमारे स्थान 80 पर था, माननीय मोदी जी के कालखंड में 131 पे पहुंच गए। यह आपका मिसरूल का नतीजा है। हंगर इंडेक्स में हमारे भारत का स्थान 63 था, आज मोदी जी की बदौलत, मोदी जी के महान कार्यकारिता का निशाना है, हम 101 पे पहुंच गए, फ्रॉम 63 टू 101। इंडिविजुअल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, हिंदुस्तान का जगह 85 था, 85, आज हम पहुंच गए 119, यहां पे भी गिरावट। बेरोजगारी एवर हाईएस्ट इन द हिस्ट्री। मोदी जी आने से पहले इसका दर, इसका परसेंटेज, इट वाज एट 5.6% अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। टुडे इट इज, महान मोदी जी के महान एडमिनिस्ट्रेशन का नतीजा यह है, एवर हाई इन द कंट्री, 8.1% पे पहुंच गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये भी आंकड़े हमारे नहीं है। प्रेस फ्रीडम, भारत का स्थान 131 था, आज 142 पे पहुंच गया। और आपने बड़ा मेहनत करके मोदी जी, गोदी मीडिया भी आपने सृष्टि किया भारत में, तो सारा देश जानता है। हैप्पीनेस इंडेक्स 111 हमारा स्थान था, मोदी जी के प्रभाव से 136 पे पहुंच गया। एनवायरमेंटल इंडेक्स में 180 देशों को गिना गया था, हमारा नंबर 180 आ गया। बॉटम कंट्री, ये हमारा देश का हालत है। ये आपका कार्यकारिता है। आपने जिस प्रकार का मजाक उड़ाया देश का, देश के जनता का, जिस प्रकार का गिरावटें देखने को मिल रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इससे हर चीज खराब होते जा रहा है।
कईयों बातें एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं? सक्सेसफुली किलिंग द डेमोक्रेसी एवरी डे, successfully killing the फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया, राज्यों के सरकार को सताना, जो इनके बात नहीं मानते उनको गिराना। इतने महान लोग हैं, ये एक आश्चर्यजनक बात है सर, आश्चर्यजनक। यहां महान केंद्रीय मंत्री है जो मोदी साहब के क्लासेस सुन के ट्रेंड है, बड़े महान मंत्री देख रहे, केंद्रीय मंत्री आज हैदराबाद में कह रहे, बड़ा आश्चर्य होता है। साहब यहां पे 119 एमएलए सीट है, जिनमें से हम और हमारे फ्रेंडली पार्टी मिलके 100 सीट हम जीत लिए थे। 88 तो हम जीते थे, 95 सीट्स हम जीते थे, 3/4 विथ 3/4 मेजॉरिटी। उसके बाद में हमारी संख्या बढ़ी, आज टीआरएस के एमएलए है 103, 104, और हमारे एक फ्रेंडली पार्टी है उनके एमएलए 7। और माननीय केंद्रीय मंत्रीगण जो हैदराबाद में बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं महाराष्ट्र में जैसा सरकार गिरा है तेलंगाना में देखने को मिलेगा, तेलंगाना सरकार भी गिराएंगे। ठीक बात है, गिराइए। हम भी इंतजार कर रहे हैं उस बात का, ताकि हम फ्री हो जाए, आपको दिल्ली से उतार देंगे। हमेशा हमेशा क्रांति का रास्ता क्राइसिस से ही बनता है। तेलंगाना एक ऐसा समाज है यशवंत जी, 60 साल लड़के अपने अस्तित्व को, अपने गरिमा को बनाए रखने के लिए तेलंगाना का जनता ने 60 साल लड़ी है, आखिरकार अपने बलबूते अपने राज हासिल करके आज आगे बढ़ रहा है, आप सब लोगों के आशीर्वाद से। एक जंग और लड़नी पड़े, तेलंगाना कभी पीछे नहीं हटेगा। दूसरी तरफ भारत का अपमान इस कदर हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिससे हमें बहुत बड़ी चिंता है। करोड़ों लोग, हमारे लोग बाहर अपना जिंदगी जीते हैं, छोटा मोटा बड़ा कुछ ना कुछ नौकरी, करोड़ों, कई करोड़ है। जिस प्रकार का द्वेष, विद्वेष, डिवीजन, हेट्रेड, युवाओं का सोच विचार को आप पोल्यूट कर रहे हैं, यह देश के लिए अच्छा है मोदी जी? मैं कह रहा हूं, हमारा इतिहास है, हमारे परंपरा है, हमारा देश का गरिमा है, सहनशील देश है, हमारे सहिष्णुता है, हमारा संस्कार रही है। जीवो और जीने दो। आप आधा पेट खाओ लेकिन अगला को खिलाओ। शास्त्री जैसा महान नेता उपवास रखने के लिए कहा, सब देश के लिए, देश के गरीबों के लिए। जो अमीर लोग हैं हफ्ते में एक बार का खाना बंद करके गरीबों को दो, ऐसे महान नेता थे। आज किस प्रकार के नेता हम देख रहे हैं? इधर कुदवाई करो, उधर कुदवाई करो। यह है देश भारत? किस भारत का सपना आपने बताया चुनाव के दरमियान, और किस प्रकार का नजारा आप आज दिखा रहे हैं? आपका प्रदर्शन किस प्रकार का विष द्वेष, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम गिर रहे हैं, भारत देश का अपमान हो रहा है, जो आगे के लिए अच्छा नहीं है। इट्स नॉट एट ऑल गुड फॉर द कंट्री। बिल्कुल। डेमोक्रेसी इज किल्ड, फेडरलिज्म इज किल्ड। कानून बदल के, रास्ते बदल के, राज्यों के पैसे छीन लो, टैक्स को सेस में बदलो। यशवंत जी, करीब 30 लाख करोड़
जिनमें से राज्यों को हिस्सा देना था टैक्स, इन्होंने टैक्स को नाम दिया सेस। आप जानते हैं, यू नो इट वेरी वेल, बिकॉज यू आर द ग्रेट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यू नो द इनसाइट्स। करीब 30 लाख करोड़ अकेले ही ले लिए। हैरत तो इस बात की है, जिनको पूरे देश ने मान्यता दी है, और विदेशों में भी जब हम जाते हैं किसी विदेश में, कहीं गए किसी जगह, भाई आप कहां से हो? आई एम फ्रॉम इंडिया। अच्छा, यू आर फ्रॉम गांधीज प्लेस, मिस्टर गांधीज प्लेस, द ग्रेट पीस मैसेंजर मिस्टर गांधी, द मैसेंजर ऑफ नॉन वायलेंस, द फादर ऑफ द नेशन। अरे आपका इतना मतलब इंपेशेंस, फादर ऑफ द नेशन को भी आप लोग अपमानित करते हो। फादर ऑफ द नेशन, स्वच्छ भारत मिशन में गांधी जी का ऐनक लगाते, गांधी जी के समाज पे आप नाटक करते, प्रदर्शन, और आपके लोग गांधी जी का कितना अपमान करते हैं हर दिन। इस चीज के बारे में क्या मोदी जी आपको मालूमात नहीं है कि आप इतने दुर्बल प्रधानमंत्री हैं, कमजोर प्रधानमंत्री हैं, इनको कंट्रोल नहीं कर पाते? गांधी जी को हमारे देश में हमारे देशवासी अपमानित करे, ये अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सर झुकाने की बात है, भारत के गरिमा को कम करने की बात है। ये भारत के इज्जत को बढ़ावा नहीं देगा। क्या कहेंगे दुनिया हमको, बाहर देशों में क्या कहेंगे लोग हमको? हमारे जिनको हमने जाति पिता, जो फादर ऑफ द नेशन कहा, हम खुद उनके अपमान करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का गरिमा क्या होगा? इतना भी आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है मोदी जी? आप अंदर से उचका रहे हो, बाहर नाटक कर रहे हो। देश जान गए आप क्या है। अनवांटेड और आपके नीति देखिए, किसी भी प्रधानमंत्री के समय जब सारा दुनिया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया है, चुनाव के प्रक्रिया को लेकर चला रहे, हमारे जैसे कई देश हैं जहां चुनाव के जरिए सरकारों को चुने जाते हैं। तो किसी भी प्रधानमंत्री कभी भी ये गलती नहीं करे कि दूसरे देशों के चुनाव के संदर्भ में हम दखल अंदाजी ना दे। पता नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा। जब दुनिया के साथ जीना है, हर देश के साथ हमारे संबंध अच्छे रखने पड़ते हैं। इट्स अ डायर नेसेसिटी ऑफ द कंट्री टू कीप गुड रिलेशंस विद ऑल द नेशंस। मोदी जी की महानता यह है, उनका बुद्धि देखिए, कुशलता। ये गए ह्यूस्टन में, अमेरिका में, अमेरिका अध्यक्ष का लड़ाई लड़ने गए और कह दिया वहां पे, अब की बार ट्रंप सरकार। अब ट्रंप गया गंगा में, तो भारत कहां जाए? ये नीति है। ये जो काम आपने किया, जान के किया या अनजाने में किया मोदी जी? कोई देश का प्रधानमंत्री ऐसे करेगा कभी भी? आप क्या समझे अमेरिका अध्यक्ष चुनाव को? अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन समझा? कोई जिम्मेदारी थी जब आप ये बात कह रहे थे? इतना बड़ा देश का क्या कर रहे थे आप? मजाक उड़ा रहे थे आप। ये है जी इनकी नीति। ये है हमारे देश के महान प्रधानमंत्री जो गला फाड़ फाड़ के बोलते हैं, धूम धूम मचा देते हैं छोटी छोटी बात पे। बताइए, आपने कहा कि नहीं कहा आपके ह्यूस्टन के सभा में? अगर कहा तो क्यों कहा? मैं तो डिमांड करता हूं देश से माफी मांगिए आप। हां, बिल्कुल डिमांड करते हैं।
जो अपने भारत के गरिमा को कम किया है। क्योंकि देश को आज सर झुकाना पड़ रहा है। आखिर में ही एक बात कह के अपने शब्द खत्म करूंगा। मोदी जी भगवान है ये मान रहे लोग, ठीक बात है। जो कि अच्छे इंसान को इंसान ही बने रहना चाहिए, भगवान कभी बनना नहीं चाहिए। इंसान को ऐसे ख्वाब कब दिखने लगते हैं? अपने अहंकार जब सर पे आ जाता है, तभी ऐसे बातें, ऐसे विकृत, एक मनोवैज्ञानिक विकृति है। मोदी जी एक बात का उत्तर दीजिए, जरूर हम मांग करेंगे। व्हाट इज द ग्रेटनेस ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी? आपको जनता ने जो मैंडेट दिया 10 साल का 2 बार चुन के, आपने 8वां साल का भी बजट पेश कर दिया, यानी 80% आपका कालखंड का समय खत्म हुआ और आपने बता दिए कि आप में कितनी क्षमता है। यू हैव एग्जिबिटेड योर कैपेबिलिटी एंड योर लेवल ऑफ कैपेबिलिटी, योर कैपेबिलिटी लेवल इज, देश में 70,000 टीएमसी पानी की उपलब्धि है। आप कम से कम पीने का पानी भी फराहम नहीं करें जनता को। और शर्म की बात यह है, पीने का पानी देश के कोना कोना तो छोड़ो, देश के राजधानी दिल्ली में भी आप पानी नहीं दे पा रहे। यह आपकी मान्यता है। दिया आपने? हाल ही में मैं जब दिल्ली गया, वहां के लोग रो रहे थे। जो पीने के पानी नहीं देने वाला प्रधानमंत्री है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पीने का पानी, क्या यही हिंदुस्तान का किस्मत है? आप ना बिजली दे सकते हैं और ना पीने का पानी दे सकते हैं। देश में उपलब्ध सहज रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करके देश के जनता को नहीं दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? सिर्फ भाषणबाजी, द्वेष, विद्वेष, विपक्षियों का अपमान, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग, सिवाय इसके क्या मिला है इस देश को? लिहाजा भाइयों, हम सब लोग मिलकर तेलंगाना की लड़ाई लड़े थे लोकतंत्र के आधार पर। खैर समय लगा, लेकिन हमारे मेहनत का फल हमें मिला। मैं आप लोगों से यशवंत सिन्हा का जो कद है, जो एक उत्तम नेता है इस देश का, सिन्हा जी, उनका समर्थन करने का इस सभा में मैं फिर एक बार आप लोगों से अनुरोध करता हूं, एक नए भारत को, अच्छे भारत को, ईमानदार भारत को बनाने के लिए फिर एक जंग हमें लड़ना पड़े। हम आज से ही शुरू करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे हैदराबाद शहर के नेताओं का, यहां के मंत्री, यहां के हमारे पार्टी के अध्यक्ष गोपीनाथ जी का, रंगारेड्डी मेडचल जिले के भी अध्यक्षों का और मंत्री लोगों का, विधायकों का मैं धन्यवाद देता हूं कि जितना शानदार प्रदर्शन आपने किया है। आज हैदराबाद में लोकतंत्र खिला है। द टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी हैव शोन इन हैदराबाद टुडे। द वंडर इज दैट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी is still alive in India. एक नहीं बल्कि 1 लाख मोदी भी लोकतंत्र का, हमारे देश का लोकतंत्र का गला नहीं घोट सकते। इस प्रदर्शन से आज हमने हिंदुस्तान को यही बता दिया, जिसका मुझे गर्व है। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। जिस प्रकार का प्रदर्शन आज आपने किया है, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। आगे चल के भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि एक अच्छे भारत बने, उज्जवल भारत बने, महान सुहान भारत बने
और देश के गरीबों का किस्मत खुले। फिर एक बार हम सबके तरफ से माननीय यशवंत सिन्हा जी का हृदय से मैं स्वागत करते हुए, उनका जीत का मनोकामना करते हुए मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। धन्यवाद। I request Yashwant Sinha ji to address the gathering.